मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है सिंधु सभ्यता के निर्माता। देखिए, वर्ष 1920 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में और 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य हुआ। इनके साथ साथ बहुत सारे विद्वानों के द्वारा या पुरातत्ववेताओं के द्वारा अनेक स्थलों पर जो उत्खनन का कार्य हुआ, इन सब उत्खननों के परिणाम स्वरूप सिंधु प्रदेश में एक अति प्राचीन सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के प्रकाश में आने के साथ ही एक प्रश्न पैदा हुआ कि इस अति प्राचीन सभ्यता का निर्माण किन लोगों के द्वारा किया गया या उन लोगों की जाति क्या थी जिन्होंने इस प्राचीन सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन अभी तक उनकी जाति को तय कर पाना एक विवाद का विषय रहा है विद्वानों के लिए। इसमें कई सारे मत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी जाति के संबंध में, जो कि अलग अलग हैं, और इनमें से कोई भी मत पूर्ण रूप से असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सिंधु सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता के दो रूप हैं और दोनों के ही जन्मदाता आर्य थे। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इस मत को ग्रहण करने में अनेक आपत्तियां हैं। उन आपत्तियों को उन्होंने रखा है, जैसे ऋग्वैदिक आर्य सभ्यता ग्रामीण एवं कृषि प्रधान थी, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय और व्यापार प्रधान है। दूसरी आपत्ति जो विद्वानों के द्वारा इस मत के लिए रखी गई है वो है कि आर्य जो थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, परंतु सिंधु प्रदेश के निवासी निश्चित रूप से मूर्ति पूजक थे। उनके देवी देवताओं की बहुसंख्यक मूर्तियां हमें खुदाई में उपलब्ध हुई हैं। लिंग पूजा को आर्य अनार्य पूजा समझते थे और उसकी निंदा करते थे, परंतु सिंधु निवासियों में इस पूजा का विशेष प्रचलन देखा गया है। ऋग्वैदिक काल में न शिव पूजा का प्रचलन था और न मातृदेवी की पूजा का, परंतु इन दोनों की ही पूजा सिंधु प्रदेश में अति लोकप्रिय जान पड़ती है। ऋग्वैदिक काल में अग्नि का विशेष महत्व था। धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रत्येक आर्य के घर में अग्नि कुंड का होना आवश्यक समझा जाता था, परंतु मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में अग्नि का कोई विशेष महत्व दृष्टिगत नहीं होता है। युद्ध के अवसर पर आर्य लोग ढाल, कवच और शिरस्त्राण धारण करते थे, परंतु सिंधु निवासी इनके प्रयोग से परिचित नहीं थे। एक अन्य आपत्ति है कि आर्य जीवन में घोड़ों का विशेष महत्व था। इसी की सहायता से वे अपने शत्रुओं पर आक्रमण करते थे, उनसे युद्ध करते और उनकी संपत्ति का अपहरण करते थे, परंतु सिंधु निवासी इस पशु से अपरिचित थे। सिंधु प्रदेश में घोड़ों के एकाध अस्थि पंजर अवश्य उपलब्ध हुए हैं, परंतु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रदेश में घोड़ा जो था वो एक लोकप्रिय पशु के रूप में रहा होगा। आर्य सोने, चांदी, तांबे, कांसे और लोहे के प्रयोग से परिचित थे, परंतु सिंधु प्रदेश में अधिकांशतः पाषाण का ही प्रयोग होता था। धातुओं में वे लोहे से परिचित नहीं थे। सोने और चांदी का थोड़ा बहुत प्रयोग अवश्य होता था। सिंधु निवासियों ने सबसे अधिक प्रयोग जिस धातु का किया है
वो तांबा था और साथ में कांसे का प्रयोग भी वहाँ पर किया गया है। ऋग्वेद में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता और हाथी का बहुत कम अवसरों पर उल्लेख हुआ है। इससे प्रकट होता है कि ऋग्वैदिक आर्य इन पशुओं से भली भांति परिचित नहीं थे, परंतु सैंधव मुद्राओं से यह स्पष्ट होता है कि सिंधु निवासी इन दोनों पशुओं से भली भांति परिचित थे। आर्यों की दृष्टि में गाय अति सम्माननीय और आदरणीय थी, परंतु सिंधु निवासियों की दृष्टि में सबसे अधिक महत्व बैल का था। मांसाहारी होते हुए भी आर्य मछली के मांस के प्रेमी नहीं थे, परंतु सिंधु निवासियों का वह एक प्रिय भोजन था। इस संबंध में डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का एक विशेष मत उल्लेखनीय है। इस मत के दो भाग हैं। वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों के जन्मदाता आर्य थे और वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता से अधिक प्राचीन थी। लेकिन इस मत के ऊपर भी कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे पहली आपत्ति इस संबंध में दी गई है कि अपनी सभ्यता के क्रमिक विकास में मनुष्य ने पाषाण प्रयोग के पश्चात धातु प्रयोग सीखा, अतः वैदिक आर्यों के प्रचुर धातु प्रयोग के पश्चात सिंधु निवासियों का पुनः प्रचुर पाषाण प्रयोग कैसे संभव हुआ, यह नितांत अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि धातु प्रधान वैदिक सभ्यता का उदय पाषाण प्रधान सिंधु सभ्यता के पश्चात हुआ होगा। सिंधु सभ्यता का आविर्भाव उत्तर पाषाण काल के ठीक पश्चात हुआ होगा। इसी से वह पूर्व परंपरा का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर सकी थी। वैदिक सभ्यता का उदय और बाद में हुआ होगा, तब तक धातु का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा होगा। वैदिक आर्य कवच, शिरस्त्राण और अश्व का प्रयोग करते थे, अतः वे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इन्हें कैसे भूल गए और उसके पश्चात पुनः उनका प्रयोग कैसे करने लगे। इनके प्रयोग की अविच्छिन्न संक्रमणता को स्वीकार करते हुए ये मानना पड़ेगा कि कवच, शिरस्त्राण और अश्व की उपयोगिता से अनभिज्ञ सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से प्राचीन है। सिंधु सभ्यता के उपरांत आर्यों ने इनकी प्रतिष्ठा स्थापित की, जो दीर्घ काल तक आर्य इतिहास में चलती रही। तीसरी बात यहाँ बताई गई है कि गोपूजा के विषय में, कि गोपूजा की सक्रमता को दृष्टि में रखते हुए यही स्वाभाविक प्रतीत होता है कि गोपूजा विहीन सिंधु सभ्यता गोपूजन प्रधान वैदिक एवं अनुगामी आर्य सभ्यता से अधिक प्राचीन थी। इस मत की पुष्टि के लिए अकाट्य प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। श्री आर.पी. चंदा के कथनानुसार ऋग्वेद में उल्लिखित असुर सिंधु सभ्यता के संस्थापक थे। डॉक्टर राखलदास बनर्जी का विचार है कि सिंधु सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी। बलूचिस्तान में बसने वाली ब्राहुई जाति की भाषा द्रविड़ है। कदाचित इस प्रदेश में रहने वाले सिंधु निवासियों की भाषा से ही उसकी उत्पत्ति हुई होगी। पुनः दक्षिण भारतवर्ष के द्रविड़ प्रदेश से प्राप्त पात्र, भांड एवं आभूषण सिंधु निवासियों की कृतियों के समान लगते हैं। उन पर अंकित चिन्ह सिंधु लिपि के समान लगते हैं। अभाग्यवश अभी तक सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, अन्यथा सिंधी निवासियों की जाति के निर्धारण में हमें बड़ी सुगमता रहती। व्हीलर महोदय भी ऋग्वेद में वर्णित दस्यु अथवा दास को सिंधु सभ्यता का विधायक मानते हैं। आर्यों ने इन्हीं दस्युओं अथवा दासों को पराजित कर भारत में अपनी सभ्यता का प्रसार किया था। सिंधु सभ्यताओं के निर्माताओं के विषय में विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो उपर्युक्त आपत्तियों के कारण सिंधु सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अधिक प्राचीन तो मानता है, परंतु आर्यों को ही दोनों का जन्मदाता स्वीकार करता है। परंतु इस मत को भी ग्रहण करने में भी कठिनाई है। सभ्यता के विकास का क्रम
ग्राम्य से नगरीय और कृषि प्रधान से व्यापार प्रधान की ओर होता है, अतः यह कैसे संभव हो सकता है कि नगरीय और व्यापार प्रधान सिंधु सभ्यता के पश्चात ग्राम्य एवं कृषि प्रधान वैदिक सभ्यता का उदय हुआ होगा। इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए यही मत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से अधिक प्राचीन तो थी, परंतु दोनों के जन्मदाता पृथक पृथक थे। वैदिक सभ्यता के जन्मदाता तो निश्चित रूप से आर्य थे, परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि यदि सिंधु सभ्यता के जन्मदाता आर्य नहीं थे तो किस जाति के थे। गॉर्डन चाइल्ड महोदय का मत है कि वे सुमेरियन थे, परंतु बहुत सी बातें कपालों, अस्थि पंजरों और मूर्तियों से भी ज्ञात होती हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहूदड़ो में अस्थि पंजर मिले हैं। इनकी शरीर रचना की विभिन्नता को देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सब अस्थि पंजर एक जाति के मनुष्यों के नहीं थे। परीक्षणों के पश्चात विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये समस्त अस्थि पंजर 6 जातियों में विभक्त किए जा सकते हैं, जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन, ये 3 जातियां प्रमुख मानी जाती हैं। भूमध्य सागरीय जाति सिंधु प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में थी। यही समाज में सबसे अधिक सामान्य और अभिजात समझी जाती थी। सिंधु सभ्यता के विकास में इसी जाति ने अपना सबसे अधिक योगदान दिया होगा। इस प्रकार सिंधु प्रदेश में अनेक जातियों के लोग रहते थे। स्थलीय एवं जलीय मार्गों के द्वारा बाह्य जगत से संबद्ध होने के कारण यही जातीय विविधता संभव हो सकी होगी, परंतु उपर्युक्त सभी निष्कर्ष असंदिग्ध नहीं हैं। इस संबंध में व्हीलर महोदय का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि अभी तक जितने कपालों की परीक्षा हुई है, उनके अति अल्पसंख्यक होने का कारण हड़प्पा निवासियों के जाति गुणों के विषय में कोई विशद अनुमान नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि सिंधु नगरों की जनसंख्या अनुमान अनुकूल अपने अधिकांश अनुगामी नगरों की भांति ही मिश्रित थी। धन्यवाद।